हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी का ऊष्मा बजट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग देखेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मा बजट। बजट का समान अर्थ होता है लेखा जोखा। यहाँ ऊष्मा बजट है, अर्थात हम यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य से कितनी सौर ऊर्जा की मात्रा को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के पश्चात ये अपनी ऊर्जा का कहाँ कहाँ उपभोग करती है या उसका खपत होता है। इन सारे विवरणों का हम लोग जो है यहाँ बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है सौर विकिरण के माध्यम से आती है, अर्थात सूर्य से जो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में सौर विकिरित ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर पहुँचती है और वह वायुमंडल से होकर पृथ्वी पर पहुँचती है। उसे हम लोग देखते हैं कि वह कैसे पृथ्वी पहुँचती है और कैसे पृथ्वी उसका उपभोग करती है और कहाँ यह जो सा खर्च करती है। इस बोर्ड पर देखें तो ये हो गई हमारे सूर्य, अर्थात सन से ही ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो जब सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है यहाँ ये 100% होती है, अर्थात यहाँ हम सूर्य से जो उत्सर्जित हो रही ऊर्जा होती है इसकी मात्रा को हम लोग 100% मानेंगे या 100% होती है। ऐसे आप देखें, जब यहाँ से चलती है तो पृथ्वी पहुँचने से पूर्व उसको हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो घिरे हुआ वायुमंडल है उसका सामना करना पड़ता है, अर्थात वायुमंडल से होकर वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इस दरमियान क्या होता है कि जब जो सौर ऊर्जा आती है तो उसमें कुछ ऊर्जा का भाग अर्थात बादलों से परावर्तन हो जाता है। परावर्तित ऊर्जा का जो भाग जो है परावर्तित हो जाती है बादलों से। वह कितना होता है? वह 27% भाग बादलों से परावर्तित हो जाती है। फिर जब देखते हैं कि वायुमंडल में परिकिरणन की क्रिया होती है, परावर्तन की क्रिया होती है, इस दरम्यान जो है 6% भाग जो है वो भी परावर्तित हो जाती है। फिर जो है धरातल पर हम जानते हैं कि धरातल के ऊपरी भागों में जैसे हिमटोप या हिमनद या देखें तो इससे भी कुछ ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होता है, अर्थात यह ऊर्जा जो है यह परावर्तित हो जाती है। तो ये तीनों जो मात्राएं ऊर्जा का जो परावर्तित हुई 27% बादलों से, वायुमंडल के परिकिरणन के माध्यम से 6% और धरातल से 2%, ये टोटल जो हो गए 35%। ये 35% जो है यह वायुमंडल में नीचे ना आकर जो है कि यह अंतरिक्ष में चली जाती है, अर्थात इनका जो है यहाँ कोई योगदान नहीं होता है। ये ऊर्जा आई और यह परावर्तित हो गई। यहाँ एक चीज़ जो और समझना, अल्बिडो, अर्थात जो ऊर्जा सतह पर आई और सतह परावर्तित ऊर्जा का जो भाग अंतरिक्ष में चली जाती है या परावर्तित हो जाती है उस भाग को हम लोग अल्बिडो के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि इस क्षेत्र का अल्बिडो कितना है, तो हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि अल्बिडो जो है वह सतह के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात जो सतह की बनावट कैसी है उस पर वो निर्भर करती है। जैसे अगर हिम आच्छादित क्षेत्र है, अगर नए हिम के आच्छादित वाले क्षेत्र है तो वहाँ से जो ऊर्जा आएगी या प्रकाश की किरणें आती है या प्रकाश की जो परिकिरणित ऊर्जा होती है वह ज़्यादा परावर्तित होती है, अर्थात हिम वाले क्षेत्रों में यह 70 से लेकर 90% तक परावर्तित हो जाती है। तो वहाँ जो एल्बिडो का मान जो है अधिक हो जाता है। पृथ्वी पर अगर देखें तो पृथ्वी से जो कितना उत्सर्जित होगी, अगर हम देखें एल्बिडो के रूप में तो पृथ्वी को माना गया है कि 29 से 34% भाग जो है परावर्तित हो जाती है, अर्थात यहाँ जो है पृथ्वी का एल्बिडो मान कितना हो गया। आप याद रखेंगे एल्बिडो का जो है एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो पृथ्वी का 29 से 34% भाग। उसी को अगर हम घास वाले क्षेत्र को देखें कि घास वाले क्षेत्र से कितना परावर्तित होगा, तो आप जानते हैं कि घास वाला क्षेत्र होगा तो निश्चित है कि जो प्रकाश की किरणें होगी या ऊर्जा होगा उसका ऑब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी और कम ही परावर्तित कर पाएगी। तो इसी तरह से अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन वाले क्षेत्रों को देखें तो वहाँ से इसकी मात्रा थोड़ा अधिक हो जाती है, वह 21% तक जो है उसका वो सर्जन करती है। तो इस तरह से जो है एल्बिडो हमारा समझाने का मतलब ये था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यह बताया। अब हमने देखा कि जो सूर्य से जो ऊर्जा आई उसका 35% भाग जो है अंतरिक्ष में चली गई, वह जो है इसका नीचे कोई यूज नहीं रहा। अब फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो 35% ऊर्जा तो चली गई, यहाँ से चली 100% ऊर्जा, अब बची कितनी? 65%। तो 65% में हम देखते हैं कि 14% ऊर्जा और अवशोषित हो जाती है। कहाँ? वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है। हम जानते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण ये सब मौजूद हैं, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ 14% अवशोषित कर लेते हैं।
तो जब 35% और ये 14% अवशोषित कर लेते हैं तो उसके बाद जो शेष ऊर्जा होती हैं वो सौर ऊर्जा की ये पहुंचती है धरातल पर। तो धरातल पर कितनी पहुंच गई? 35 और 14, अगर इसे जोड़ दें 65 तो यहाँ बच गई। यहाँ से अगर 14 माइनस करेंगे तो 51%, अर्थात सौर ऊर्जा की 51% मात्रा को जो है पृथ्वी ग्रहण करती है, या सौर ऊर्जा की 51% मात्रा पृथ्वी पर पहुँचती है। अब देखते हैं कि जो 51% पृथ्वी जो ऊर्जा ग्रहण की है इसका ये कहाँ कहाँ खपत करती है या ये उपभोग कैसे होता है। इस 51% ऊर्जा को देखें तो इसमें 9% ऊर्जा पृथ्वी जो है पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है। इस उत्सर्जन के दौर अर्थात पार्थिव विकिरण के रूप में ये क्या करती है कि इस ऊर्जा का कहाँ कहाँ खपत करती है, तो इसे देखिए। 9% वायुमंडल में हम जानते हैं कि विक्षोभ, संवहन आदि क्रियाएं होती हैं, तो इस विक्षोभ और संवहन की क्रिया में 9% ऊर्जा का खपत होता है। फिर जो 6% जो एनर्जी जो है प्रभावी विकिरण के रूप में अर्थात प्रभावी परिकिरण के रूप में जो है वायुमंडल में चली जाती है, अर्थात यह बिना डिस्टर्बेंस के वायुमंडल में चली जाती है। और 19% भाग जो है वायु वाष्पीकरण के रूप में खपत हो जाती है, अर्थात 19% वाष्पीकरण के रूप में, 6% प्रभावी परिकिरण के रूप में और 9% विक्षोभ और संवहन की क्रिया में खपत हो जाती है। इस तरह से 34% ऊर्जा जो है जो पार्थिव विकिरण के रूप में जो ऊर्जा निकली थी वो 34% जो है इसमें खपत हो गई। शेष जो बचे 51% में वो 17% ऊर्जा वो सीधे क्या करती है कि बिना किसी रोक टोके वो अंतरिक्ष में फिर वापस चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो जो सूर्य से प्राप्त की 51% ऊर्जा और फिर 51% का इसने जो है परावर्तित भी कर दी, अर्थात यहाँ इसका उपभोग भी हो गया। तो ये हम पृथ्वी के बजट को देखें कि कैसे आए। अब यहाँ एक चीज़ और है, अब इसमें हम वायुमंडल को देखें तो 14% वायुमंडल तो आने के क्रम में अवशोषित हो जाती है और 34% पार्थिव विकिरण के बाद जब परिकिरणित होती है या उस परावर्तित होती है तो यह पहुँचती है वायुमंडल में। तो वायुमंडल में इस तरह से कितनी ऊर्जा की मात्रा पहुँची? 14% और ये 34%, अर्थात ये 48% तक जो है कि यह वायुमंडल में ऊर्जा की मात्रा जो है निहित हो गई, क्योंकि ये तो अंतरिक्ष में चली गई, इनका तो वायुमंडल में रुका ही नहीं, ये तो परावर्तित हो गई आते ही, और इतना ही जो वायुमंडल में रहा। ठीक है, तो अगर वायुमंडल में पूछा जाए कि इसमें कितनी ऊष्मा की मात्रा है तो ये हो गया 48%, पृथ्वी 51% ली। अब यहाँ एक चीज़ और आपको समझना है कि 14% जो अवशोषण हुआ और ये 34% जो ऊर्जा है। अब आप देखें कि ये 14% तो सूर्य से आ रही है ऊर्जा और ये 34% जो है ये पार्थिव विकिरण के रूप में है। अगर यहाँ आप देखें तो पाएंगे कि जो वायुमंडल हमारा है कि गर्म किससे होगा? सौर विकिरण से ज़्यादा गर्म होगा या पार्थिव विकिरण से गर्म होगा? तो आप यहाँ देखिए कि ये पार्थिव विकिरण की जो मात्रा है ज़्यादा वायुमंडल में जा रही है, और लेकिन सौर विकिरण कम ही जो है 14% ही रोक पा रहा है वायुमंडल, लेकिन 34% पार्थिव विकिरण को वायुमंडल ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस तरह से वायुमंडल ज़्यादा पार्थिव विकिरण से गर्म होगा। ठीक है, वर्तमान में आप देखें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी समस्याएं हम देख रहे हैं, आए दिन चर्चाएं हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, इनका प्रभाव इस पर क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं। हमने देखा कि जो पार्थिव विकिरण से जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई और जो सूर्य से पृथ्वी ने प्राप्त किया, इसमें एक संतुलन है, एक संतुलन बना हुआ है। इस संतुलित होने के कारण ही जो है मानव जीवन अस्तित्व में है या मानव सारी अपनी गतिविधियों को कर पाता है। जब भी इसमें असंतुलन पैदा होती है तो उनकी गतिविधियां प्रभावित हो लेती है, जीवन का अस्तित्व भी है खतरे में पड़ सकता है। अब यहाँ देखिए ये जो 17% जो है पार्थिव विकिरण से सीधे अंतरिक्ष में चली जा रही है, वर्तमान में क्या कर रहा है कि मानव अपनी आर्थिक गतिविधियों को इतना तेज करके रखा है जिसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक हो रहा है। अधिक होने के कारण ये वायुमंडल में जो है एक, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के जो है अपारदर्शी के रूप में काम करती है, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। तो जब ये पार्थिव विकिरण से उत्सर्जित होती है तो वायुमंडल में ही ये रुक जाती है, अर्थात ये पट्टी के रूप में एक फैल जाती है, जिसके कारण जो है कि यहाँ का तापमान बना रहता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये जो हमारा
17% भाग जो सीधे अंतरिक्ष में जा रहा है, ये तो कम होगा। वर्तमान में यही प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण जो है पृथ्वी पर जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ हमने इस चीज़ को समझा, अर्थात पृथ्वी के जो ऊष्मा बजट है उसको देखें कि वह कैसे जो है संतुलित है, कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रही है और कितना वह परावर्तित कर रही है, और एक संतुलन बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।